केंद्र सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा जिसमें ईडी को गिरफ्तारी के कारणों की लिखित जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। मामला पंकज बंसल बनाम भारत संघ केस से जुड़ा है। 3 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि ECIR, जो कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में FIR होता है, उससे ना देना गलत नहीं पाया जा सकता। शीर्ष अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा था कि ECIR आरोपी को देने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले को जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने खारिज कर दिया था और कहा था कि ईडी को गिरफ्तारी के कारण की जानकारी देनी होगी। अब केंद्र इस फैसले को चुनौती दे रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगी, जिसमें कहा गया था कि ईडी को गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करना होगा और केवल समन पर असहयोग करना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये दलील दी। दिल्ली हाईकोर्ट न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकास्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कथित चीनी फंडिंग पर UAPA मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। उन्होंने ये कहते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है और वे पंकज बंसल के फैसले पर भरोसा करते हैं। जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि पंकज बंसल का फैसला 3 अक्टूबर को हुई वर्तमान गिरफ्तारी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि फैसला स्पष्ट करता है कि ये अब से लागू होगा और फैसला 4 अक्टूबर को अपलोड किया गया। पीठ ने ये भी कहा कि विजय मदन लाल चौधरी मामले में ये माना गया था कि किसी दिए गए मामले में ECIR, जो कि एक तरह का मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में FIR होता है, उसकी जानकारी न देने को गलत नहीं पाया जा सकता। ये इसलिए क्योंकि ECIR में विवरण शामिल हो सकते हैं। ईडी के कब्जे में मौजूद सामग्री और उसका खुलासा करने से जांच या पूछताछ के अंतिम नतीजे पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही ये भी माना गया कि जब तक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाता है, तब तक ये संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन होगा। जस्टिस संजय कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लेख किया गया, जिसमें प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जितनी जल्दी हो सके सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। पीठ ने आगे कहा कि PMLA की धारा 19 के अनुसार ईडी के अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि उनके पास विश्वास करने का कारण है कि आरोपी PMLA के तहत अपराधों का दोषी है। PMLA की धारा 45 के तहत जमानत पाने के लिए आरोपी को ये स्थापित करना होगा कि ये मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि वह दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बांड मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वो राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई करेगा और सुनवाई खत्म नहीं होने पर 1 नवंबर को भी अंतिम सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूचर ने कहा कि 3 आधार हैं जिन पर चुनावी बांड योजना को चुनौती दी गई है। तथ्य कि ये एक धन विधेयक पारित किया गया था। चुनावी बांड एक गुमनाम स्रोत है जिसे राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए वैध कर दिया गया। गुमनाम फंडिंग नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। चुनावी बॉन्ड योजना मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इस साल 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर 31 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त नहीं होती है तो इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी।
ये कदम 2017 में शीर्ष अदालत के समक्ष इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर किए जाने के लगभग 6 साल बाद आया है। न्यायालय ने इस पर एक संक्षिप्त चर्चा के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया कि क्या उसे सुनवाई तब तक के लिए स्थगित करनी चाहिए जब तक कि न्यायालय की संविधान पीठ अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करने के संबंध में कानून का फैसला नहीं कर लेती। धन विधेयक को राज्यसभा की सहमति के बिना पारित किया जा सकता है और चुनावी बॉन्ड योजना भी धन विधेयक के माध्यम से पेश की गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, क्या आप धन विधेयक के मुद्दे पर दबाव डाल रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि हम धन विधेयक के बिना इसकी सुनवाई करें तो ठीक है, अन्यथा धन विधेयक 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष है। याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, अगर मनी बिल का मुद्दा 2 महीने के भीतर तय हो जाता है तो इसे उसके बाद उठाया जा सकता है। सीजेआई ने कहा, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि मामले निर्देश के लिए 7 न्यायाधीशों के लिए सूचीबद्ध हैं। याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि वो धन विधेयक मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करने के बजाय मामले की सुनवाई कराना पसंद करेंगे। चुनावी बॉन्ड वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किए गए थे, जिसने बदले में ऐसे बॉन्ड की शुरुआत को सक्षम करने के लिए 3 अन्य कानूनों आरबीआई अधिनियम, आयकर अधिनियम और लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया। 2017 के वित्त अधिनियम ने एक प्रणाली शुरू की जिसके द्वारा चुनावी फंडिंग के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया, जिसका अर्थ था कि इसे राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली कराने के निचली अदालत के अंतरिम आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और याचिका दायर करके मामले की सुनवाई के लिए अपील की। पटियाला हाउस कोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी किया था और राज्यसभा सचिवालय को आदेश दिया था कि राघव चड्ढा के नाम पर आवंटित बंगले से बेदखल की कार्रवाई शुरू करें। चड्ढा ने इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह विवाद इस कारण हुआ क्योंकि राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में टाइप 6 बंगला दिया गया था। उन्होंने राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ से टाइप 7 बंगले की गुजारिश की थी, जिसके बाद उन्हें उसी वर्ष सितंबर में आवंटित कर दिया गया था टाइप 7। हालांकि मार्च 2023 में सचिवालय ने इस आधार पर राघव चड्ढा को आवंटित टाइप 7 बंगले का आवंटन रद्द कर दिया कि वो पहली बार सांसद बने। इस लिहाज से वो उस ग्रेड के बंगले के हकदार नहीं है। लेकिन आप नेता चड्ढा ने सितंबर में बंगले का नवीकरण कराने के बाद अपने माता पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। राघव चड्ढा ने सचिवालय के फैसले को राजनीतिक करार दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिस आदेश में राज्यसभा सचिवालय को उन्हें सरकारी बंगले से बेदखल करने की मंजूरी दे दी गई और रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया, जिसने इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी। राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया था कि उनके पास पंडारा रोड में सरकारी टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में आता है और इस तरह के बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। चड्ढा की ओर से पेश वकील ने अदालत को यह भी बताया कि राघव को विवादित आदेश के अनुपालन में बेदखली नोटिस जारी किया गया है। पिछले हफ्ते पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आवंटन रद्द होने और उन्हें दिया गया विशेषाधिकार वापस लेने के बाद चड्ढा को सरकारी बंगले पर बने रहने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा था, वादी राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया विशेषाधिकार है और आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें उस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है। सचिवालय का कहना था कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 की उपधारा 2 का पालन किए बिना चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी। सचिवालय के अनुसार प्रावधान के तहत ऐसी राहत देने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई की जानी चाहिए थी। अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए अदालत ने चड्ढा की इस दलील को खारिज कर दिया कि एक बार किसी सांसद को आवास आवंटित हो जाने के बाद इसे उनके पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता। इस पूरे विवाद पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा था कि उनका सरकारी बंगले का आवंटन रद्द किया जाना मनमाना और अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि ये काम निहित राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थों के कारण भाजपा के आदेश पर किया गया है। द्वेष की भावना से, बदले लेने की भावना से कोई भी व्यक्ति भाजपा के खिलाफ आवाज ना उठाए, उसकी आवाज कुचलने की भावना से इन एजेंसियों को लोगों पे छोड़ा जाता है। और खास तौर पे जब से इंडिया का गठबंधन हमारा बना, तब से इन एजेंसियों की द्वारा की जा रही रेड, द्वारा की जा रही जांचें, द्वारा की जा रहे समन्स इशू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश राज्यसभा सचिवालय द्वारा दायर एक पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। ये घटनाक्रम सचिवालय के खिलाफ चड्ढा द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने 3 मार्च को जारी एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें आवंटित आवास को रद्द कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जब पीएम केयर्स फंड को सीएसआर लाभ दिया जाता है। तो क्या सीएम रिलीफ फंड को बाहर रखा जा सकता है? क्या सीएम रिलीफ फंड को सीएसआर लाभ नहीं मिलना चाहिए? केस के मसले तय किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 31 जनवरी 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं है और इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते। पीएमओ के अवर सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है और यह भारत के संविधान, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के कानून के तहत नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान द्वारा अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे में विचार के लिए मुद्दों पर प्रकाश डाला। केस में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि या पीएम केयर्स फंड में राहत में कोविड-19 के लिए सीएम रिलीफ फंड के उपचार में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। राज्य ने कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 7 के तहत सीएसआर गतिविधि के रूप में सीएम केयर फंड को बाहर करने पर चिंता जताई है, जबकि पीएम केयर फंड को ऐसी मान्यता प्राप्त है। गौरतलब है कि 16 जून 2020 को सीजेआई एएस बोबडे की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। न्यायालय के समक्ष वर्तमान याचिका में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए। 1. मुकदमे की सुनवाई योग्यता। क्या मुकदमा कायम रखने योग्य है? मनमाना और भेदभावपूर्ण बहिष्करण। क्या वादी साबित करता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 से कोविड-19 के लिए सीएम केयर फंड का बहिष्कार इस आधार पर मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो कि अनुसूची 7 पीएम केयर फंड को सीएसआर के रूप में अनुमति देती है। 3. क्या वादी साबित करता है कि 23 मार्च 2020 के सर्कुलर के प्रभाव के कारण सीएम केयर फंड भी पीएम केयर फंड के साथ सीएसआर का लाभ मिलता है आदि। न्यायालय ने आदेश दिया, दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति की रिकॉर्डिंग के लिए मुकदमा रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर फाइल दस्तावेजों पर भरोसा किया गया। रजिस्ट्रार को सूची नवंबर 2023 के अंत तक प्रक्रिया पूरी करनी है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सीएसआर गतिविधि से सीएम राहत कोष को बाहर करने को चुनौती देने वाले भारत संघ के खिलाफ संविधान की धारा 131 के तहत राजस्थान राज्य द्वारा दायर मूल मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी।
वर्तमान मामला तब का है जब कोविड-19 ने भारत में फैलना शुरू किया था। 23 मार्च 2020 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया कि CSR फंड का खर्च CSR गतिविधियों के लिए पात्र है। 29 मार्च 2020 को वादी राजस्थान CM रिलीफ कोविड-19 शमन निधि CMRF की स्थापना की, जो मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत समर्पित अकाउंट के रूप में संचालित होता था। वादी ने ये निर्देश देने की मांग की कि CMRF में किए गए योगदान को कंपनी अधिनियम के अनुसूचित 8 के तहत सूचीबद्ध योग्य गतिविधियों के रूप में शामिल किया जाए, जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में योग्य है। ब्यूरो रिपोर्ट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सिंह को ईडी की 3 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष MK नागपाल के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था। इस बीच सिंह ने इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और ईडी हिरासत को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति दे दी गई। संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट 17 अक्टूबर को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की 5 दिनों की ईडी हिरासत आज खत्म हुई। संजय सिंह को लेकर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। जज MK नागपाल की कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह की और 5 दिनों की रिमांड की मांग की। दलीलों के बाद कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ाई। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या मिला? जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ। ईडी की ओर से बताया गया कि इस मामले में रिश्वत मांगे जाने के सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। ईडी इन आरोपों की जांच कर रही है। ईडी की ओर से बताया गया कि हाल ही में चंडीगढ़ में हुई रेड में बिजनेसमैन की निशानदेही पर छापेमारी की गई। उसका बयान दर्ज हो गया है और उसने कुछ ऐसी अहम जानकारियां दी हैं जिनका खुलासा इस वक्त नहीं किया जा सकता। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब व्यापारियों के लाइसेंस को क्लियर करने के लिए घूस मांगी गई थी। ईडी ने कहा कि सर्वेश मिश्रा भी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने संजय सिंह से उसको आमने सामने क्यों नहीं कराया। इस पर संजय सिंह की ओर से पेश वकील रेबेका जॉन ने कहा कि विवेक त्यागी से आमना सामना नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि अगर संजय सिंह को सबूतों को मिटाना ही था तो मेरे पास 2021 से अब तक का समय था। उन्होंने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि इस नई अर्जी में कुछ भी नया नहीं है, पुरानी रिमांड के आधार ही दोहराए गए हैं। रेबेका जॉन ने कहा, सिंह ने कोई फोन नष्ट नहीं किया। अगर CDR में दिनेश अरोड़ा को फोन करने की तस्दीक होती है तो सबूत आपके पास है, जांच कीजिए। उसके लिए संजय सिंह से पूछने की क्या जरूरत है। मेरे पूरे घर में CCTV लगा है, उसमें कोई बैग लेकर आता है नहीं दिखा। एजेंसी का मकसद सिर्फ मेरी इमेज खराब करने का है। संजय सिंह की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह से आमना सामना नहीं कराया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शन को लेकर सवाल पूछे गए। क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी? वकील रेबेका जॉन ने ईडी की रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि रिमांड पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से संजय सिंह को फिर से ईडी की रिमांड पर भेजा जाए। वहीं ईडी ने कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, इसलिए और रिमांड की जरूरत है। सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा, रात के 10:30 बजे कहा गया कि आपको बाहर ले जाया जा रहा है। मेरे पूछने पर बताया गया कि तुगलक रोड थाने जाना है। जब मैंने पूछा कि क्या जज की इजाजत ली गई है, संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की आशंका जताई। उन्होंने कोर्ट से कहा, मैंने ईडी से पूछा कि अगर मेरा एनकाउंटर हो जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन होगा, तो अधिकारियों ने जवाब में कहा, उसका जवाब हम दे देंगे। इसके बाद कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना कोर्ट को बताए कहीं नहीं ले जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने 3 दिनों के लिए ईडी कस्टडी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो कोर्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।